गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी रिवीजन क्लास है। सेकेंड लेसन से हमने रिवीजन स्टार्ट किया है क्योंकि फर्स्ट लेसन इज़ नॉट देयर इन योर कोर्स नाउ। आज हम जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे सोल्यूशन और उसके कंसंट्रेशन टर्म्स का, जिसको ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ रखा है। बहुत ही शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोल्यूशन क्या होते हैं और कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो पहले सोल्यूशन की बात करें कि सोल्यूशन क्या है, हम सोल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है सोल्यूशन की वो है कि अ सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। लास्ट क्लास में हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की बात करी थी। होमोजेनस मिक्सचर्स यानी जिनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, उनको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स। जैसे अलॉयज, एयर, ये सारे आपके होमोजेनस मिक्सचर में आएंगे। तो a solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances, यानी आपस में वो रिएक्ट भी ना करें। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए, दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जब हम सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली एक सोल्यूशन जो है वो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और जब सोल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन मीन्स अ सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट ओनली। ठीक है, और वो टू कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। अब अगर आपको लगे क्या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कहेंगे इस सॉल्यूशंस को या इस तरह के सॉल्यूशंस को? कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशंस। टर्नरी सॉल्यूशंस। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशंस जो हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? दो सोल्यूट हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट हो सकता है, तीन ही कंपोनेंट होने हैं। ठीक है, तो या तो दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट हो सकता है, एक सोल्यूट या फिर दो सॉल्वेंट हो सकते हैं हमारे। तो इस तरह के सॉल्यूशंस कहलाएंगे टर्नरी। चार कंपोनेंट भी हो सकते हैं तो वो कहते हैं क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस। लेकिन मोस्टली सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस ही होते हैं। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट को हम बोल देते हैं कि जो स्मॉलर अमाउंट जिसका प्रेजेंट हो वो हमारा सोल्यूट हो गया, और जिसका लार्जर अमाउंट प्रेजेंट हो वो हमारा हो जाता है सॉल्वेंट। अब जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सोल्यूट उसके कंपैरेटिवली बहुत लेस हो तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट इज़ वेरी वेरी लेस, और सॉल्वेंट यानी मोस्टली वाटर में ही सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जो सॉल्वेंट होगा यानी वाटर होगा उसका अमाउंट एक्सेस में होगा। और इसी के अपोजिट हमारे पास होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होंगे उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है और जो हमारा सॉल्वेंट होगा यानी वाटर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए अगर 98% H2SO4 की बात हुई है तो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, यानी इसमें 98 पार्ट सोल्यूट यूज़ हुआ है और रिमेनिंग 2 पार्ट यानी 100% में से अगर हम 98% को माइनस करें तो 2 आएगा, और सिर्फ 2 पार्ट जो है वो सॉल्वेंट यूज़ हुआ है। इसका मतलब 98% H2SO4 इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और यही अगर मान लीजिए 10% हमने बात करी है H2SO4 या HCl जिसका भी सोल्यूशन बना रखा हो उसकी अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब 10% का मतलब क्या हुआ? 10 पार्ट हमारा इसमें HCl होगा और बाकी 90 पार्ट जो है वो वाटर होगा, और दोनों को मिला के ही बना होगा हमारा 100 पार्ट आ गए होंगे। तो वाटर अच्छा खासा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, और जब वाटर में हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन हमेशा किस में प्रिपेयर होंगे? वाटर में प्रिपेयर होंगे, और वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो सब जगह प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जब हमने यूनिवर्सल वर्ड को सॉल्वेंट के साथ अटैच किया है तो इसका मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा मीडियम जिसमें हमारे मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? वाटर के अंदर सारे सॉल्यूट क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे से? तो एक वैल्यू होती है जिसकी डिटेल में तो हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन समझ लीजिए कि क्या कहते हैं उसको। कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आता है, इसकी जो वैल्यू आती है ये वाटर के लिए काफ़ी हाई होता है। तो वाटर हैज़ हाई व्हाट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का हाई होने की वजह से ये क्या करता है, मोस्टली वाटर में आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक आयनिक कहलाते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक मतलब जिसमें कंपाउंड के अंदर हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे, जो भी हमारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज आयंस हो। तो ये वाटर क्या करता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से ये उन आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीकन कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से वो आयंस सेपरेट हो जाते हैं और ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक इसलिए क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ Na+ एंड Cl-। इसके अंदर ये दो आयंस प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड सोडियम आयन, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो NaCl में बेसिकली ये आयंस के फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन Na+ और Cl- के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम कुछ डॉटेड लाइन, जैसे मैग्नेटिक लाइन के लिए हम मैग्नेटिक लाइंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं डॉटेड लाइन से, वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीकन कर देता है या ब्रेक कर देता है। आयंस दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे गेट डिसॉल्व इन वाटर easily. तो दिस इज द रोल ऑफ हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर विच मेक्स वाटर अ गुड सॉल्वेंट और वी कैन से यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो वह है वाटर। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी में हमेशा एक रूल चलता है, दैट रूल इज लाइक डिसॉल्व लाइक। आपको सॉल्युबिलिटी भी पढ़ाई गई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स पढ़ाया गया है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जिस तरह का कंपाउंड का नेचर होगा वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे अभी कहा कि अगर आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है जिसको हम पोलर कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये किस में डिसॉल्व होगा, ये वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि वाटर का खुद का जो नेचर है वो होता है पोलर। पोलर का भी मीनिंग बता देते हैं एक सेंटेंस में। पोलर मतलब जब भी हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ हो तो उसमें ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हो, चाहे वो कंप्लीट हो यानी फुल और चाहे वो पार्शियल। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, H2O फॉर्मूला होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर हम लिखते हैं ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो जब डेल्टा के साथ नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो वो पार्शियल चार्जेस कहलाते हैं, और अगर डेल्टा नहीं लगा हुआ है, जैसे यहाँ Na+ और Cl- के साथ डेल्टा नहीं यूज़ किया था, तो ये फुल चार्जेस कहलाते हैं। और कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं अगर उनके ऊपर चार्जेस आ जाएं तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट में ही वाटर एक पोलर सॉल्वेंट भी है, मतलब वाटर को हम पोलर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पोल्स आ रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आ रहे हैं, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट भी कहलाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, और इसी तरह से जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जैसे मीथेन नॉन पोलर कहा जाएगा। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। और अगर क्वेरी आ रही हो माइंड में कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के, जिनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। बेंजीन एक सॉल्वेंट की तरह रोल प्ले करता है, टोलुईन जिसको लिखते हैं हम टोलुईन है और पढ़ते हैं टोलिन, टोलिन है। इसके अलावा ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 एसेट्रा। बहुत सारे ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जिसमें हम नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सोल्यूशन और उसके कंसंट्रेशन टर्म्स की। सोल्यूशन को तो हमने डिटेल में समझ लिया कि केमिस्ट्री में हमारे जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली जिस मीडियम में होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्वस मीडियम, और हमें अपने सोल्यूशंस ही प्रिपेयर करने होते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन रखते हैं। तो कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करने के देयर आर सेवरल मेथड्स, लेकिन 9th क्लास में क्योंकि ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत ज़्यादा टर्म्स आपको नहीं सिखाए जाते हैं। आपको जो 2-3 टर्म्स दे रखे हैं हम सिर्फ उसी की ही बात करेंगे।
कि उन कंसंट्रेशन टर्म्स की हेल्प से हम किस तरह से एज पर द रिक्वायरमेंट सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये कंसंट्रेशन टर्म है तो उसमें कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो आई होप ये थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा सोल्यूशन की। हम बात कर लेते हैं अब कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो है क्या, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली रेशियो। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है तो उसमें हमारा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सोल्यूशन, ठीक है। रेशियो की हम बात करते हैं, समटाइम्स हम सॉल्वेंट भी बोल देते हैं। एक सोल्यूशन जब भी बनता है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो वो सोल्यूशन मान लीजिए हमारा जितना भी बन के आया है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को ही हम बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। पहला कंसंट्रेशन टर्म जो दे रखा है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं परसेंट बाई मास, या फिर हम बोल सकते हैं मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास बाई मास कहा ना कि ये रेशियो है, किसका किसका रेशियो, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूट को भी मास यानी कि ग्राम में ले रहे हैं और सॉल्यूशन को भी अगर हम ग्राम में ले रहे हैं, मास का मतलब क्या, हम ग्राम के टर्म में बात करेंगे, तो जो रेशियो निकल कर आएगा उसी को हम बोल देंगे मास परसेंटेज या फिर मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए कैसे डिफाइन किया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूशन बन के आया है तो उसमें कितने ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही है आपका मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है ना। फॉर्मूला के थ्रू हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन जिसको हम W बाई डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो अगर कहीं सिर्फ W बाई डब्ल्यू भी लिखा हुआ है सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ सोल्यूट को भी ग्राम में लिया गया होगा और सोल्यूशन अपॉन करके सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन को भी ग्राम में लिया गया है। बस उसी को हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, और परसेंट निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस और किए हैं। चेंजेस क्या, हमें पता है कि मास ऑफ द सोल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो मास ऑफ सोल्यूशन लिखा था उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। अब ऐसा भी होता है, वैसे क्लास 9th तक तो नहीं होता है, लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ा होता है आपने अप टू क्लास 9th, या पढ़ लेंगे आप, वो है मास और वॉल्यूम और डेंसिटी की रिलेशनशिप जो होती है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यानी अगर किसी भी चीज़ का मास हमें डिटरमाइन करना है तो हम उसका वॉल्यूम ले लें और उसकी डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो मास मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें सपोज यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पता है तो हम मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले लें और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ले लें, मल्टीप्लाई बाई 100, फॉर्मूला एक और तरह से आपके पास आ गया। अब इसी में एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा गया है कि आपके पास 10% सोल्यूशन है सॉल्ट का या XYZ किसी भी सब्सटेंस का 10% सोल्यूशन है, तो 10% सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सॉल्ट लेके अगर सॉल्ट का सोल्यूशन है तो वो किस में प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। यानी उसमें 10 ग्राम सॉल्ट होगा, 90 ग्राम उसमें वाटर होगा और दैट विल मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो पहला तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है परसेंट मास बाय वॉल्यूम। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि कंसंट्रेशन जब निकाला है तो मास बाय वॉल्यूम रेशियो लेके चल रहे हैं। मास बाय वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूट है वो मास यानी उसमें ग्राम में बात हुई होगी और जो सोल्यूशन है उसके वॉल्यूम की बात हुई होगी। वॉल्यूम कैसे हो सकता है, लीटर हो सकता है, ठीक है, लीटर में ही हम वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं, या लीटर से छोटी यूनिट मिलीलीटर, या फिर सीसी जिसे हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता हो, उसमें रिप्रेजेंटेशन हो। तो मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर को हम एक तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर लीटर में दे रखा है तो फिर उसको हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या मिलीलीटर अगर दे रखा है और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम 1000 से डिवाइड करेंगे वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी हमारा क्या होता है, ml में ही होता है। जिस तरह से अभी हमने कहा था कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो जब मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ग्राम की जगह क्या आ गया, ml आ गया। तो रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, पहला वाला हमारा टर्म जो था वो था W बाई डब्लू यानी मास बाई मास। अभी है मास बाई वॉल्यूम, तो इसको हम लिखेंगे मास के लिए W यानी कि वेट की बात हो रही है बेसिकली जो ग्राम में होगा, ठीक है। और V वॉल्यूम
जो ml में होगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड W/V%। और इसको कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और फिर वही वाली चीज़ है कि अगर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ना दे रखा हो, उसकी जगह मास दे रखा हो, डेंसिटी दे रखा हो, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला बताया, मास इज इक्वल टू क्या आ रहा है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, थर्ड जो है वो है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट भी जो है उसके वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, और जो सोल्यूशन है उसके भी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो V/V आ रहा है हमारा ये जो कंसंट्रेशन टर्म है या मेथड है, V/V, यानी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मेथड, वे। कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, राइट, ml में आएगा क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, और प्रेजेंट इन 100 ml, फिर से ml आ रहा है यानी वॉल्यूम आ रहा है ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप अपने आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेशियो है, V/V की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे देखिए हाइड कर दिया कि आप बता पाओ कि फॉर्मूला क्या आना चाहिए। जब V/V बोला जा रहा है तो V यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमेशा ऊपर आता है, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या आएगी? सोल्यूशन आता है, और वो भी किस में होगा? वॉल्यूम ही होगा उसका, और किस में होगा वो हमारा? वो भी हमारा ml में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, जब दोनों ml में होंगे हमारे तो वो V/V कहलाता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक मैंने और लिख दिया है जो अगेन अभी तो आपको नहीं एनसीईआरटी में बताया है 9th क्लास में, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, जो यूजुअली हम लोग भी लैब में यूज़ करते हैं जब हमें सॉल्यूशंस बनाने होते हैं। अपने स्कूल की लैब की बात कर रहे हैं, बच्चों को लैब करवानी होती है, सॉल्यूशंस बनाने होते हैं, या बच्चे कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है, तो हम ग्राम पर लीटर टर्म भी यूज़ करते हैं, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन भी कहते हैं। मतलब हम अपना लेमैन लैंग्वेज में पूछते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ निकली सोल्यूशन की, तो स्ट्रेंथ का मतलब है ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन। V लीटर, W/V में क्या था? 100 ml ऑफ सोल्यूशन था, और यहाँ पे क्या है? लीटर में होगा, यानी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो इंस्टेड ऑफ 100 ml अगर 1000 ml आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। अब इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। जैसे एक प्रॉब्लम बस डिस्कस कर लेते हैं कि एक सोल्यूशन है, 40 ग्राम उसमें हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर ये बोल रहे हैं, और क्या कहा इन्होंने? कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो आई होप मेरे बच्चों को ये बात क्लियर होगी कि मास बाय मास से क्या मतलब है। W/W की बात हो रही है, ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इन 200। तो यहाँ मास ऑफ द सॉल्ट कितना दे रखा है? 40 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 320 ग्राम। तो हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं, इन दोनों को सम करके निकाल लिया, 360 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन जो है W/W क्या होगा? मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। 40 था मास का सॉल्यूट, प्रॉब्लम में दे रखा था, 360 हमने निकाला है सोल्यूशन का मास, कैलकुलेट किया, वी विल गेट 11.1 एज आंसर। तो इसी तरह से बाकी की प्रॉब्लम्स भी हैं, ईजी हैं। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, फॉर्मूलाज अगर आपको याद है, आपको मीनिंग पता है कि W/W का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, V/V क्या होता है और W/V क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अपने रजिस्टर में नोट डाउन करनी है। कुछ बच्चे क्वेरी करते हैं कि मैम क्या नया रजिस्टर बनाना है? देयर इज़ नो नीड टू मेक अ न्यू रजिस्टर फॉर दीज रिवीजन क्लासेस। आप अपनी पुराने रजिस्टर में ही उस काम को करिए, लेकिन इफ़ यू फाइंड इट कन्वीनियंट कि अगर नया रजिस्टर बना लेंगे तो हमारा रिवीजन वर्क सेपरेट हो जाएगा और नोट्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे, तो आप सेपरेट रजिस्टर भी बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर रजिस्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पुराने रजिस्टर में ही सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।